हेलो नमस्कार आप सबको। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, नीट के लिए, सीबीएसई के लिए, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसके बिना लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती, ऐसा प्रोसेस जिसके बिना लिविंग का कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता, स्पीसीज का कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं आज, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको डिफाइन जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा डीप तक जाते हैं, टॉप लेवल तक हम लोग इसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। चलिए समझते हैं हम लोगों ने सबसे पहले नाम सुना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोगों को रिप्रोडक्शन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है इसका? प्रोडक्शन ऑफ, री मतलब वापस से प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पे? ऑफ स्प्रिंग का, इंडिविजुअल का, न्यू इंडिविजुअल का, या उसको हम प्रोजेनी भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया न्यू इंडिविजुअल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं। न्यू इंडिविजुअल को हम बता सकते हैं प्रोजेनी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रोजेनी वर्ड आएगा समझ लिया, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, प्रोजेनी। या फिर इसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ये सब टर्म हम यूज करने वाले हैं, इसलिए हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको न्यू इंडिविजुअल आता है, प्रोजेनी आती है, ऑफ स्प्रिंग, तो समझ लिया कि न्यू इंडिविजुअल की ही बात किया जाता है, बच्चों की बात किया जाता है यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया। रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप की बात पहले समझने वाले हैं। पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे दो टाइप हमने बोला है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम छोटे में लेके चलेंगे। यहाँ पे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। हम लोग बात करने वाले हैं असेक्सुअल में, जिसमें क्या होता है, गैमीट नाम होता है, गैमीट नहीं बनता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखिएगा। गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर प्रोड्यूस। याद रखिए, अगर हमने कभी गैमीट का नाम सुना है, याद रखिएगा आप लोग कि वो कौन सी रिप्रोडक्शन में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब गैमीट बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेल में मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है। तो इन दोनों का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मिलने का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन ऑफस्प्रिंग। ये पूरा प्रोसेस होता है, सीक्वेंस। इस चैप्टर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर प्लांट्स में या लोअर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स, एनिमल सब में होता है। तो हम लोग प्लांट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लावर क्या होता है। समझिए, क्या फ्लावर, यहाँ पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कौन से प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होती है उनको क्या बोलते हैं? जिस प्लांट में फ्लावरिंग होती है उस प्लांट को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं, उसको फ्लावरिंग प्लांट्स नाम देते हैं उस ग्रुप का। उसमें दो टाइप के प्लांट आते हैं, एक प्लांट का नाम होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, दूसरे का नाम होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दोनों में डिफरेंस, दोनों में फ्लावर होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर में फ्रूट भी बनेगा और सीड भी बनता है, दोनों बनते हैं। बट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट नहीं बनता है, केवल और केवल सीड बनते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट ही बनेगा, सीड नहीं बनता, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, तो हर एक चीज का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम देख लीजिए, एक प्लांट का डायग्राम है।
प्लांट में कितने पार्ट होते हैं, तो प्लांट में यहाँ पे दो सिस्टम में डिवाइड किया जाता है पार्ट को। एक बोलते हैं शूट सिस्टम, दूसरे बोलते हैं रूट सिस्टम। प्लांट का जो पार्ट सॉइल के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम बताया जाता है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट ऐसे रूट होती हैं। जो मेन रूट नीचे जाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, उससे जो ब्रांच निकलते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से जो ब्रांच निकलते हैं उसको बोलते हैं टर्शियरी रूट। इन सब को मिला के हम लोग टैप रूट सिस्टम बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा रूट सिस्टम हो गया। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शूट सिस्टम का। सॉइल के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आता है, सीड, सब शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लीफ है, स्टेम है, फ्रूट, फ्लावर, ये सारे पार्ट आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको नोड बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेम, नोड एंड इंटरनोड। नोड मतलब एक गांठ होती है जहां से ब्रांच निकलती है, वहां से फ्लावर निकल सकता है, लीफ निकल सकती है, उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। ये देखिएगा यहाँ पे नोड बना है, इस जगह से क्या निकलेगा? लीफ निकल रहा है या ब्रांच निकलती है या फ्लावर निकलता है। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोला जाता है। यहाँ पे एक बड दिखाया है। बड का मतलब होता है कि प्लांट के बॉडी पे छोटा सा स्वेलिंग या आउट ग्रोथ हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड हो जाता है। क्लियर इतना? तो चलिए हम लोग इस पूरे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर को हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर का मतलब क्या होता है, जरा हम समझेंगे फ्लावर को। फ्लावर बनता कैसे है? जैसे प्लांट में हमने बोला सीड बनता है, तो सीड से दूसरा प्लांट जर्मिनेट करता है, तो सीड से दूसरा प्लांट जर्मिनेट, उसमें नीचे रूट रेडिकल बनता है, इसमें रूट सिस्टम होता है, फिर ऊपर के पार्ट को प्लूम्यूल बोलते हैं, रूट सिस्टम बनता है। वहां पे एक टर्म नाम सुनिएगा, हम लोग फ्लावर पे फोकस करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं फ्लावर के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल समझाने का ट्राई करता हूँ। व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर समझने का कोशिश किया जाए। फ्लावर बनता कैसे है, होता क्या है, डेवलप कैसे होता है? तो फ्लावर को बोला जाता है कि फ्लावर निकलता कहाँ से है? फ्लावर बनता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम से। कहाँ से बनता है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम से बनता है। कहाँ से बनता है भाई? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्राइमोर्डियम से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, या फ्लोरल प्राइमोर्डियल भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्लोरल प्राइमोर्डियम या फ्लोरल प्राइमोर्डियल, ये समझ आ गई। इसका मतलब क्या होता है? प्लांट की बॉडी में जो स्टार्टिंग के सेल होते हैं जिससे फ्लावर बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, स्टार्टिंग का पार्ट। मतलब फ्लोरल प्राइमोर्डियम में क्या होता है? यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंज होता है। यहाँ पे प्लांट की बॉडी से क्या आता है? हार्मोन्स आते हैं जो इसमें काम करते हैं, और इसके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर फॉर चेंज होता है इसमें, तो स्ट्रक्चरल चेंज, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, दे फॉर्म फ्लावर। क्या बनाते हैं लोग? फ्लावर बनाते हैं। याद रखिएगा, फ्लावर कैसे बना? प्लांट में कुछ सेल होते हैं जिसको हम लोग फ्लोरल प्राइमोर्डियल बोलते हैं, उसमें हार्मोन और स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसके बाद वो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएट होके मैच्योर होके फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। फ्लावर को और भी कुछ बोला जा सकता है क्या? तो हम बताते हैं, हाँ, फ्लावर को हम बता सकते हैं कि फ्लावर जो होता है कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट होता है। क्या नाम होता है? कंडेंस्ड मॉडिफाइड, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट सिस्टम को हम लोग फ्लावर बोलते हैं। बराबर। अभी हमने बोला था शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, तो शूट सिस्टम का ही पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है जो कंडेंस्ड होता है, मॉडिफाइड हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर में एक पॉइंट और हम बता सकते हैं, क्या बोलते हैं फ्लावर और क्या होता है? फ्लावर को बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल, इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा देखिए यहाँ पे, तो हमने फ्लावर के बारे में थोड़ा बता दिया। हमने बोला कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं
सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे के सारे लोग क्या परफॉर्म करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बॉडी में किधर होता है, तो हम बताते हैं फ्लावर में होता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है फ्लावर इज द साइट ऑफ, फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहां पे होगा, जगह कहां पर है, बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर के ऊपर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, अभी बता दिया आपको। अब सुनिएगा फ्लावर से क्या यूज क्या होते हैं। नॉर्मली जो हम जानते हैं माइरेट्स ऑफ द फ्लावर मतलब होता है फ्लावर के बहुत सारे काम होते हैं। फ्लावर हमारे लिए जैसे कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है, हैप्पी होते हैं, हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग फ्लावर लेके पहुंच जाते हैं किसी के यहाँ पे, बराबर। कोई हंसी खुशी या बर्थडे या किसी से मिलने जा रहे हैं हम लोग तो फ्लावर का बुके लेके पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी किसी की डेथ हो गई सपोज करिए तो वहां पर भी हम लोग फ्लावर लेके जाते हैं, बराबर। किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है तो फ्लावर लेके चले जाते हैं, बराबर। तो फ्लावर के कई सारे फ्लावर्स को हम लोग पूजा पाठ में भी यूज करते हैं भगवान के लिए, मतलब फ्लावर को हर जगह यूज किया जाता है। तो फ्लावर के बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं और यहाँ पे मेन काम प्लांट के लिए क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब फ्लावर के पार्ट कौन कौन से पार्ट फ्लावर में होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग, तो समझते हैं जरा। तो फ्लावर समझ आ गया क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। एक टर्म आता है इसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है हम लोग प्लांट्स को, फ्लावर्स को ग्रो कराते हैं। हॉर्टिकल्चर में छोटे छोटे प्लांट ग्रो कराते हैं, उससे बहुत सारे फ्लावर बनाते हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, बराबर। फ्लोरिकल्चर में किसका हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, हम लोग किसका ग्रो करते हैं? फ्लावर को हम लोग ग्रो कराते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है कि भाई फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं। तो पार्ट ऑफ फ्लावर देखेंगे जरा हम लोग, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखिए जरा हम लोग, पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर कहाँ पे निकलता, हमने बोला आपको फ्लावर निकलता है कहाँ पे? नोड से निकलता है, स्टेम के ऊपर नोड होता है वहां से फ्लावर निकलता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नोड के ऊपर एक छोटा स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए यहाँ पे है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस हो गया, राइट। थैलेमस के ऊपर सारे पार्ट यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, थैलेमस के ऊपर यहाँ पे एक पार्ट है जिसको हम लोग फीमेल पार्ट बोल दिए हैं। फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पेल, सिंगल को हम लोग कार्पेल बोलते हैं, समझते रहिएगा। ये कार्पेल होता है, कार्पेल। इसके सराउंडिंग में ये मेल पार्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। उसको हम लोग यहाँ पे देखिए मेल पार्ट कर लिए, मेल पार्ट इसके सराउंडिंग में हो गया। ये देखिए ये मेल हो गया, ये मेल का फिलामेंट है, मेल का फिलामेंट यहाँ पे है, मेल पार्ट का फिलामेंट हो गया। यहाँ पे एंथर होता है मेल का, हम समझेंगे इसको अभी आगे चल के। ये एंथर वाला पार्ट है, तो मेल वाला पार्ट इसके सराउंडिंग में हो गया, दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास में यहाँ पे जो पेटल का पार्ट होता है। पेटल का मतलब होता है जो एकदम अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके थ्रू इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। कलरफुल पार्ट होता है, ब्राइट कलर का पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल होता है। और पेटल के सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या नाम होता है इसका? सेपल होता है। इसके बाहर ग्रीन कलर का मोस्टली सेपल प्रेजेंट होता है। ये पूरा हमने रफली डायग्राम बनाया किसके लिए? पार्ट ऑफ फ्लावर के लिए। तो जरा नाम देख लेते हैं हम लोग फटाफट एक बार। नाम कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा जिसके ऊपर फ्लावर डेवलप करता है यहाँ पे उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल या थैलेमस हम लोग इसका नाम देते हैं। फ्लावर के नीचे एक छोटा सा स्टॉक लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक ऑफ द फ्लावर।
स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फ्लावर को बोला जाता है पेडिसेल। क्या नाम होता है? पेडिसेल। इसको हम बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेडिसेल। इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। बराबर, पेडिसेल हो गया। इसके ऊपर हमने बोला ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको एक पार्ट को सेपल बोला जाता है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैलिक्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज सारी है, डिस्कस करें हम लोग। इस ग्रीन पार्ट के ऊपर रेड कलर का, इसको हम लोग सिंगल पार्ट को पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। बट ग्रुप ऑफ पेटल रहेगा तो उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग कोरोला बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये एंथर होता है मेल का। मेल में स्वेलिंग पार्ट को एंथर बोला जाता है और उसके नीचे एक फिलामेंट लगा होता है, स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन हो गया। समझिएगा, ये मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट बचा यहाँ पे। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करा देता हूँ। स्टिग्मा हो गया। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग बोले इसको स्टिग्मा। ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे स्वेलिंग पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर खाली जगह होता है, उसको ओवरियन लॉक्यूल बोला जाता है। ओवरियन लॉक्यूल के अंदर खाली जगह के अंदर वहां पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट्स एग सेल प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस फ्लावर को हम लोग कौन सा बोलते हैं भाई? एलएस ऑफ फ्लावर। क्या बोलते हैं? एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर को अगर हम लोगों ने ऊपर से नीचे कट किया है और आपको सामने दिख रहा है तो बोलते हैं एलएस ऑफ फ्लावर। अगर कभी किसी चीज को ऐसे कट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, टीएस बोला जाता है। ऊपर वर्टिकल से कट करते उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। अब हमने पूरा पार्ट आपको बता दिया। अब फ्लावर के पार्ट में कितने पार्ट यहाँ पे आपको दिखे हैं? सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिक आपके लिए, बेसिक के लिए। ये यहाँ पे 2 होल्स में, होल्स मतलब कवरिंग होता है, आप बोलते हैं एक्सेसरी होल, जो सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेसरी होल। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी होल। बराबर। और यहाँ पे बोलते हैं इसेंशियल होल। क्या बोलते हैं हम लोग? इसेंशियल होल। इसेंशियल मतलब जो जरूरी होता है किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो एसेसरी होल में 2 पार्ट यहाँ पे आते हैं। आउटर मोस्ट होल का नाम होता है कैलिक्स, उसके बाद आता है कोरोला। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी में आते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन इसेंशियल में 2 पार्ट होते हैं, जो कोरोला के अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और दूसरा आता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं और गाइनोशियम को हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे कैलिक्स का एक सिंगल पार्ट अगर देखा जाए तो सेपल होता है। कोरोला का सिंगल पार्ट अगर देखा जाए तो पेटल होता है, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। या ऐसे यहाँ पे मेल पार्ट होता है, इसको मेल का सिंबल ऐसे देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम में मेल का सिंबल है। और ये स्टेमेन, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेमेन होता है। ये फीमेल का सिंबल ऐसे दिया जाता है, सिंबल देख लीजिएगा। और गायनोशियम को बोला जाता है, ये इसका यूनिट होता है कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल से बनता है। ये हमारे पास में पार्ट ऑफ द फ्लावर है। यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं फ्लावर में वो हमने डिस्कस किया, समझाने का ट्राई किया यहाँ पे। तो टोटल अपने पास में 2 होल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी होल और इसेंशियल होल। एक्सेसरी में यहाँ पे कौन लोग आते हैं? एक्सेसरी में जो सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन में उसको हम लोग एक्सेसरी बोलते हैं, और जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग इसेंशियल बोलते हैं। बराबर ना? एक्सेसरी में कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे? कैलिक्स है, कोरोला है। कैरिल का सिंगल यूनिट सेपल होता है, कोरोला का सिंगल यूनिट पेटल होता है, एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट स्टेमेन होता है और गायनोशियम का सिंगल पार्ट कार्पेल होता है। ये पूरा हमने डायग्राम बेसिस पे आपको समझाने का ट्राई किया है। कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना क्लियर है पूरा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दे कनेक्ट टू द स्टेमेन या नोड, सॉरी नोड या स्टेम। फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो नोड या स्टेम से कनेक्ट होता है? तो हम बोलते हैं पेडिसेल होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक, चलिए
यहाँ पे जो थैलेमस लिखा गया है ना, थैलेमस ये शूट वाला पार्ट होता है, तो इसमें 4 नोड होते हैं। कितने नोड होते हैं? 4 नोड प्रेजेंट होते हैं हर फ्लावर में, और हर एक नोड से एक एक पार्ट निकलता है। एक से कैलिक्स निकलेगा नोड से, दूसरे नोड से कोरोला निकलेगा, थर्ड नोड से एंड्रोशियम निकलेगा, और चौथे नोड से गैनोशियम निकलेगा। याद रखिएगा। और 4 जब नोड होते हैं तो वहां पे उनके बीच में 3 इंटरनोड होता है। एक दो के बीच में एक इंटरनोड, इसके बीच में दूसरा, और इसके बीच तीसरा, तो टोटल 3 इंटरनोड में ये पूरा डिवाइडेड होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास में क्या हो गया? फ्लावर का डायग्राम हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है वो सामने आपके हैं। देखिए यहाँ पे ये ओवरी मैंने बोला था, ओवरी स्वेलन पार्ट सबसे नीचे फीमेल पार्ट की होती है। यहाँ पे स्टिग्मा सबसे ऊपर है, स्टाइले फीमेल पार्ट को कार्पेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल होता है ये। चलिए, और यहाँ पे देखिए एंथर ये होता है, इसको हम एंथर बोलेंगे। यहाँ पे एंथर है, क्या नाम है? एंथर होता है ऊपर का पार्ट, फिलामेंट होता है नीचे का पार्ट ये वाला, ये पूरा पेटल होता है और ये सेपल होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आपको अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो हमने लेबल यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए, तो हमने फ्लावर को पूरा डिटेलिंग कर लिया है, फ्लावर का समझ आ गया आप सबको, क्या क्या होता है फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे देखा था कि भाई फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में, सुना था हमने नाम। मेल फीमेल दोनों गैमेट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और सेक्सुअल प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? कौन कौन से इवेंट होते हैं? स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको 2 ही चीज इन्वॉल्व करना है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। क्या इन्वॉल्व करना है? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है और गायनोशियम फीमेल पार्ट होती है। समझ आ रही बात? एंड्रोशियम को हम कैसे लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। याद रखिएगा, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है कि सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं यहाँ पे इसका यूनिट होता है, सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम दैट इज नोन एज स्टेमेन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन बोला जाता है। अब स्टेमेन के पार्ट कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्टेमेन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्टेमेन यहाँ पे मोस्टली हमने 3 बताया आपको। कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पे? मोस्टली 2 बताया हमने यहाँ पे भी तो, एंथर और फिलामेंट। क्या नाम होता है? एंथर होता है और क्या होता है? फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट याद रखिएगा। एंथर फिलामेंट यहाँ पे किसके पार्ट हो गए? स्टेमेन के पार्ट हो गए। मतलब स्टेमेन एक है तो इसमें एंथर फिलामेंट है। अगर बहुत सारे स्टेमेन मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम मेल पार्ट बोलते हैं। याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखिए किसी भी प्लांट में अगर ये हमारा क्या है, एंड्रोशियम बात करते हैं, हमारा स्टेमेन है। क्या नाम है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन है ये। स्टेमेन में हमने 2 पार्ट बताया आपको। कौन कौन सा पार्ट बोला है? एंथर। ये देखिए ये वाला पार्ट एंथर हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे फिलामेंट हो गया, यहाँ पे यहाँ तक। नीचे का जो पार्ट यहाँ पे स्वेलिंग वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है? हमने बताया है सारी चीजें जितने 4 पार्ट होते हैं सब लोग कहाँ से कनेक्ट होती हैं? वहाँ पे थैलेमस से कनेक्ट होती हैं। सम टाइम याद रखिएगा, ये लोग कभी कभी थैलेमस से आती है, कभी कोई पेटल से भी निकलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करते हैं हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं? स्टेमेन की बात कर रहे हैं ना। स्टेमेन में क्या होता है, कभी कभी ये लोग थैलेमस से भी निकल सकते हैं, कभी कभी ये लोग पेटल से भी निकल सकते हैं। याद रखिएगा, जब थैलेमस से निकलते हैं, इसका एक बार हमने देख कौन सा पार्ट अटैच थैलेमस से पूछा जाता है, तो बोलते हैं इसका फिलामेंट अटैच होता है। फिलामेंट का कौन सा पार्ट थैलेमस अटैच, ये भी क्वेश्चन आता है नीट में, तो हम लोग जरा समझने का ट्राई करेंगे इसको। पहले इतना डायग्राम समझते हैं। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक। एंथर जब टूटता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बना रहता है, तो पॉलन ग्रेन बाहर जाता है। कहाँ जाता है? स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल को, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे एंथर है, एंथर को हमने यहाँ पे कट करके बताया है कि कितने 1 2 3 4 4 खाली जगह दिखा है, उसको पॉलिन चैम्बर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए उसको पॉलिन सैक या पॉलिन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलिन ग्रेन्स है, और ये बीच में लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, जहां से एंथर ब्रस्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जहां से एंथर टूटेगा। ये बात क्लियर हो गई? पक्का क्लियर हो गई?
चलिए अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। फिलामेंट को हम लोग समझते हैं जरा, ठीक है। ओके, एक इसको जरा हम लोग ले लेते हैं वापस से डायग्राम को। देखिए अब हम लोग फिलामेंट और एंथर को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिलामेंट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। देखिए फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, बोलते हैं इट इज द लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर। लॉन्ग है, स्लेंडर मतलब पतला स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा होता है, बराबर, पक्का। इट, अच्छा इसका हम लोग फिलामेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ बोलते हैं कि इसका प्रॉक्सिमल एंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू, किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे दो कंडीशन आती है बच्चा, या तो वो थैलेमस के साथ अटैच हो सकता है, किसके साथ, थैलेमस के साथ अटैच हो सकता है, या फिर पेटल के साथ, किसके साथ, या पेटल के साथ, थैलेमस या पेटल, याद रखें सब लोग, बराबर, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया भाई, एक तो इसका बोल दिया कि लॉन्ग होता है, सिलेंडर पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस आर पेटल। इतना पार्ट हमको समझना है। हम लोग बात करने वाले हैं किसके, हम लोग बात करेंगे एंथर के बारे में। किसके बारे में, एंथर के बारे में। हमने फिलामेंट डिस्कस कर लिया, अब एंथर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर मूव करा देते हैं, हमको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। चलिए तो देखा जाए, यहाँ पे फिर हम लोग बात करने वाले हैं एंथर के बारे में। एंथर क्या होता है, तो हम लोग एंथर को बताते हैं यहाँ पे कि इट इज द swollen part, it is the terminal part, it is the bulk part of the stamen। ये बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। इट इज द बल्क पार्ट या स्वॉलन पार्ट होता है, बराबर, स्वॉलन पार्ट होता है ऊपर। जनरली जो एंथर होता है, जनरली ये लोग बाई लोब्ड होते हैं, ज्यादातर प्लांट में कैसे होते हैं, जनरली बाई लोब्ड होते हैं। बाई लोब्ड का मतलब होता है दो लोब, लोब मतलब होता है स्पेस, बराबर। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे इसे बना है, ये एक लोब है, इसे ये एक लोब हो गया, समझने का ट्राई करेंगे जैसे उसमें डायग्राम में है। ये दूसरा लोब हो गया, ये दो लोब हो गए, बराबर ना, समझ आ रही बात। ओके, तो ये बाई लोब्ड हो गए, बाई लोब मतलब हो गया कि दो लोब, टू लोब, याद रखें सब लोग, पक्का, ठीक है। और हर लोब, दोनों लोब में, और डाइथीकस बोला जाता है, कैसे होते हैं, ईच लोब इज डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब होता है टू थीका, टू थीका का मतलब होता है कवरिंग, टू लेयर, लेयर्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टू लेयर्ड, बराबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं थीका बोलिए, या फिर लेयर बोलिए, या फिर कवरिंग बोलिए, टू लेयर्ड होते हैं। इतना क्लियर, सबको समझ आ रही बात, पक्का। इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, चलिए ये तो हमारा हो गया। और याद रखिए यहाँ पे दो लोब हैं, इन दो लोब के ठीक नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट, जो नीचे गया यहाँ पे, बात समझ आ गई। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, हर लोब में दो चैम्बर होते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें दो चैम्बर, एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है, यहाँ पे भी दो चैम्बर, एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है, तो हर लोब में दो चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर इन ईच लोब, टू चैम्बर इन ईच लोब, हर लोब में कितने चैम्बर हो गए, दो चैम्बर, तो मतलब टोटल कितने चैम्बर हो गए यहाँ पे, टोटल हो गए फोर चैम्बर, कितने हो गए बेटा, फोर चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड, याद रखिएगा,
बराबर। ओके, हमने क्या बोला आपको कि एंथर कैसा है, यहाँ पे टर्मिनल सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, स्वालेन होता है, थोड़ा सा स्वेल बल्ब होता है, जनरली बाइलोब्ड हमको देखने को मिलता है, जनरली याद रखिएगा टर्म। और डाइथिकस होता है, दो लेयर, मतलब ऊपर से दो लेयर यहाँ पे करें रहती हैं। यहाँ पे हर लोब में दो चैम्बर, मतलब 4 चैम्बर आते हैं। समझने का ट्राई करेंगे, जो थीका दोनों कवरिंग होती हैं वो बीच से यहाँ पे धसे हुए होते हैं थोड़ा सा, उसको ही बोला जाता है ईच थीका इज सेपरेटेड बाय द लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या होता है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस हम बोलते हैं यहाँ पे, डिहाइसेंस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। डिहाइसेंस, जब एंथर मैच्योर होता है तो यहीं से टूटता है, फटता है, ओपन होता है, इसको डिहाइसेंस बोलते हैं हम लोग, बराबर। ठीक है, चलिए, तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस कैसा होता है? तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली सेपरेटिंग द थीका। थीका को ऊपर से नीचे सेपरेट करने के लिए एक लाइन होती है, उसका नाम है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहीं से एंथर बाद में टूटेगा, याद रख के चले हम लोग। ये हमने पूरा एंथर की बातें आपको डिस्कस करा दिया। यहाँ पे एंथर की बातें हमारी कंप्लीट हुई। फिर यहाँ पे क्या आएगा आगे हमारा? अब आ सकता है हमारे पास में एंथर के अंदर क्या क्या। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में फिलामेंट हो गया और यहाँ पे हमारा एंथर हो गया। दोनों पार्ट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अगर कोई क्वेश्चन आपको है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए यहाँ पे, तो उसका डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमारे पास में आ गया फ्लावर का। ठीक, ओके, डन। एंथर फिलामेंट में कोई डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आंसर करिए। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है? आंसर करिए, कमेंट करिए आप लोग। ओके, अब हम थोड़ा और आगे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, हमने अभी बोला आप सबको कि यहाँ पे एंथर में दो लोब होते हैं। दो लोब का मतलब हमने बोला आपको कि यहाँ पे ये देखिए, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, दो लोब हो गया। इन दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम कनेक्टिव होता है। क्या नाम होता है? कनेक्टिव। यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव करता है। बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और नीचे क्या होता है यहाँ पे? फिलामेंट। क्या होता है यहाँ पे? फिलामेंट, याद रखिएगा। तो फिलामेंट का भी कनेक्शन कनेक्टिव के साथ में होता है। कनेक्टिव का कौन सा पार्ट फिलामेंट को कनेक्ट करता बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। समझ के चलिएगा, आप लोग कंटिन्यूस लेक्चर में बने रहिए, तो आपको चीजें मैं कनेक्ट करके बताता चलूंगा, तो समझ में आएगा, इजिली हम लोग कर पाएंगे। नीट के क्वेश्चंस हम लोग इजिली कर पाते हैं, बहुत आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। हमने बोला यहाँ पे कि एंथर में जो लोब होते हैं वो बीच से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली सेपरेटेड होते हैं, तो दो चैम्बर होता है इसमें। इसमें भी दो चैम्बर, इसमें भी दो चैम्बर, टोटल हो गए 4 चैम्बर। याद रखेंगे, इन चैम्बर का नाम होता है, इस चैम्बर का नाम होता है, अभी हमने नाम सुना था, पॉलन सैक। क्या नाम लिखा था हमने? पॉलन सैक। और इसी का नाम होता है पॉलन चैम्बर। क्या नाम होता है? पॉलन चैम्बर। क्या नाम होता है? पॉलन चैम्बर। याद करें, पॉलन चैम्बर। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखें सब लोग। तो ये हमारा हो गया पॉलन सैक, खाली जगह को हम लोग बोल दिए पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक के अंदर यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। पहले तो माइक्रोस्पोर बनता है इसमें, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, बराबर।
यहाँ पे पॉलन ग्रेन, इसी को हम बोलते हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर। क्या बन रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर बन रहा है। इसी माइक्रोस्पोर से आगे चल के क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा एंथर, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और ये वाला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है। अभी हमने पढ़ के आया है, हम लोग पढ़ के आए हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है, कनेक्टिव होता है। क्या होता है, कनेक्टिव होता है। ये वाला पार्ट क्या है भाई, टोटल ये एंथर होता है। क्या नाम होता है, एंथर होता है। इतना समझ के चलिएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका कोई पूछ लिया तो क्या नाम देंगे हम लोग, स्टेमेन होता है। क्या नाम होता है इसका, स्टेमेन नाम होता है। बात समझ आ गई सबको, बात क्लियर है सबको भाई। क्या डिस्कस किया अभी तक, कभी एंथर के बारे में बता दिया हमने आपको। एंथर को एक हम लोग यहाँ पे देखिए, एंथर है ना, एंथर में कितने पॉलन सैक है, बोले 4 हैं। तो 4 कोने में है चारों, तो उसको बोलते टेट्रागोनल एंथर होता है। कैसा होता है ये, टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेट्रागोनल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 पॉलन सैक। 4 पॉलन सैक होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रागोनल एंथर। ये समझ आ गया आप सबको, पक्का क्लियर हो गया। अब एंथर में, एंथर की वॉल, एंथर की वॉल कितनी लेयर की होती है, हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। एंथर में जो वॉल होता है वो 4 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है, 4 लेयर का एंथर का वॉल होता है। तो टोटल यहाँ पे 4 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है, एपिडर्मिस। क्या नाम होता है इसका, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरा आता है एंडोथीसियम। क्या नाम आता है, एंडोथीसियम। थर्ड लेयर आता है इसमें हमारा मिडल लेयर। क्या नाम है, मिडल लेयर, मिडल लेयर आता है। और फोर्थ आता है टैपेटम। क्या नाम आता है, टैपेटम। इन चारों लेयर से मिलके एंथर की वॉल बनती है। तो सबसे पहली वॉल का नाम क्या होता है, सबसे बाहर है तो एपिडर्मिस हो गया, उसके ठीक नीचे है तो एंडोथीसियम हो गया, उसके ठीक नीचे है तो मिडल में है तो मिडल लेयर हो गया, सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं टैपेटम। बट कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, सबसे इसमें कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एपिडर्मिस को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। ये कैसा होता है, आउटर लेयर, आउटर में सबसे बाहर की लेयर होती है। एंडोथीसियम ठीक इसके नीचे होती है, तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। मिडल लेयर जो होती है जस्ट बिलो द एंडोथीसियम के ठीक नीचे होती है। लोकेशन हम बता देंगे कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर। क्या बोलेंगे हम लोग, इनर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं कि ये टैपेटम होता है। तो लोकेशन हो गया। अब हम बात करने वाले फंक्शन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सुनिएगा जरा ध्यान से, इन तीनों लेयर को एक साथ बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। हम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर को, तीनों लेयर क्या काम करते हैं, तीनों लेयर काम करते हैं प्रोटेक्शन का। क्या करते हैं लोग, प्रोटेक्टिव नेचर में होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर में या प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, एंड हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। किसी एनसीईआरटी में ऐसा बताया है, किसी स्पेसिफिक लेयर को डिहाइसेंस ऑफ एंथर में नहीं बोला गया है। बाकी अदर रेफरेंस बुक में हम पढ़ते हैं कि एंडोथीसियम डिहाइसेंस का काम करती है, बट यहाँ पे सेपरेट करके हमको बताया नहीं गया है। यहाँ पे बोला गया है कि दीज 3 लेयर आर हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है एंथर को टूटने के लिए ये लोग काम करती हैं, तोड़ने में हेल्प करती है मैच्योर होने के बाद। हमारे पास टैपेटम आता है, इनर मोस्ट लेयर होता है टैपेटम। टैपेटम में न्यूट्रिशन भरा होता है। टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप होने वाला है, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टैपेटम करती है। समझ आ रही है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर टैपेटम, टैपेटम के लिए इंपॉर्टेंट सुनिए जरा आप लोग। जनरली सारे प्लांट में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल में। इसमें टैपेटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है, पॉसिबल है। जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द टैपेटम। कितना, जनरली
मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द टैपेटम, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द टैपेटम। इसमें क्वेश्चन है कि क्या टैपेटम बाई न्यूक्लिएट हो सकता है? यस, पॉसिबल है, टैपेटम बाई न्यूक्लिएट हो सकता है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होता है उतनी ज्यादा उसका एबिलिटी बढ़ जाता है किसी को न्यूट्रिएंट देने के लिए या उसकी फंक्शनिंग के लिए। इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। हाँ भाई, पॉलन को जब न्यूट्रिशन देता है, न्यूक्लियस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन देगा। ये आपका एक बार क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में मिलेगा, आपको याद रखिएगा इसको। यहाँ पे एक बात, जब हमने न्यूक्लियस की बातें कर लिया है तो इसके साइटोप्लाज्म की भी बात यहीं पे मैं लिख देता हूँ। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कौन सा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होता है भाई। सेल ऑर्गेनेल ज्यादा रहते हैं, खूब एक्टिवली काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बड़ा अच्छा ये मतलब टैपेटम है किसी भी प्लांट के लिए, एंथर के लिए। इतने सारे फंक्शन इसमें हमने बता दिए। किसके? एंथर के वॉल लेयर के बारे में हमने बता दिया। एंथर में वॉल का लेयर होता है। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा आप सबको, बराबर। चलिए तो स्टार्ट किया जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम जरा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये पूरा एंथर की वॉल है, एंथर का वॉल लेयर यहाँ पर भी है। ये एंथर की वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से 4 वॉल बोला था? सबसे पहला वॉल आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन हमने मिडिल लेयर बोला था हम लोगों ने, देन हमने टैपेटम बोला था। हमने 4 लेयर बताया था। तो आपको समझ में आया 4 लेयर? यहाँ डायग्राम में देखिए, सबसे बाहर यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा है, एपिडर्मल लेयर होता है। एक ही लेयर देखिए, पूरा कलर यहाँ पे है। उसके ठीक नीचे एंडोथीसियम लिखा है, सिंगल लेयर का एपिथीसियम एंडोथीसियम भी होता है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे मिडल लेयर लिखा है। कितना? मिडल लेयर। मिडल लेयर किसी भी प्लांट में 1 या 2 हो सकते हैं, इट में बी 1 और 2। कितना? 1 और 2 वहां पे हम ऐड कर सकते हैं मिडल लेयर के लिए। याद रखिए नोट्स में हम लोग कितना हो सकता है? 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे अंदर के लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडो टैपेटम। टैपेटम का लेवल थोड़ा सा अंदर चला गया है, यहाँ पे हम लोग इसको टैपेटम बोलेंगे। टैपेटम यहाँ पे होता है हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टैपेटम है ये। और बीच में देखिए यहाँ पे जो स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सब लोग कनेक्टिव होते हैं। अब एक पार्ट को निकाल के यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में बताया गया है। हमने बोला है एपिडर्मिस से, देखिए पूरा का पूरा बाहर का लेयर क्या हो गया? एपिडर्मिस हो गया। देखिए ध्यान से, उसके ठीक नीचे का हमने बोला है एंडोथीसियम बोला है। क्या बोला है? एंडोथीसियम हो गया। उसके ठीक नीचे हमने क्या बोला है? मिडल लेयर बोला है। देख लीजिए मिडल लेयर का यहाँ पे रहेगा आपको, मिडल लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिडल लेयर हो गया। मिडल लेयर यहाँ पे लेवल 1 या 2 लेयर की मिडल लेयर होती है। उसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे टैपेटम लगा है, टैपेटम हो गया। ये स्पोरोजिनस का लेवल थोड़ा अंदर जाएगा, ये पूरा मैं समझाऊंगा इसको आपको। ये यहाँ पे हो गया क्या? टैपेटम का लेयर। तो 4 लेयर अपने पास में समझ में आ गए। पहले लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस है। दूसरे लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम है। तीसरे लेयर का नाम क्या है? मिडल लेयर है। चौथे लेयर का नाम क्या है? टैपेटम है। तो याद रखिए, बार बार क्वेश्चन आता है इनर मोस्ट लेयर, हम आंसर करेंगे टैपेटम के ऊपर। ये क्लियर जा रहा है सबको? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनते जरा हम लोग। टैपेटम पूरा सर्कल में रहता है ऐसा, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। पूरा टैपेटम के मैं लेयर बनाता हूँ, समझने का ट्राई करेंगे आप लोग, बराबर। मिडिल लेयर जो होता है ना, मिडिल लेयर बेटा इसके सराउंडिंग में रहता है टैपेटम के। मिडिल लेयर मैच्योरिटी के ऊपर जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये टूट जाते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना। कौन? मिडिल लेयर। जब मिडिल लेयर टूट जाता है तब यहाँ पे टैपेटम इस टाइम बीच में जगह खाली हो गया, ये दोनों दो कंबाइंड हो जाते हैं और एक बना देते हैं, पूरा चैम्बर एक हो जाता है वहां पे। भी हम डायग्राम में दिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक बन गया है, ये पूरा एक बन गया ऐसे दोनों मिलके। तो यहाँ पे क्या होता है? मिडिल लेयर ब्रेक हो गई है। मिडिल लेयर ब्रेक होने के बाद दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे टैपेटम के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसके अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यूज। क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनियस टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्पोरोजेनियस टिश्यूज। याद रखिएगा, टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो हर एक सेल को बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, स्पोरोजिनस सेल्स। अब समझने का इंपॉर्टेंट काम करिए यहाँ पे कि
स्पोरोजिनस सेल्स में जिस सेल में डिवीजन होता है मियोसिस, कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन होता है, उस सेल को बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं उसको? स्पोर मदर सेल। लेकिन हम मेल की बात कर रहे हैं, उसी टाइम उसको हम लोग माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड लगता है मेल के लिए, मेगा वर्ड लगता है फीमेल के लिए। याद रखिएगा, माइक्रो मेल के लिए होता है, मेगा फीमेल के लिए होता है। याद रखें सब लोग। यहाँ पे तो माइक्रो स्पोर मदर सेल यहाँ पे हो गया, इसका मतलब इसमें होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोसिस डिवीजन होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है अगर कहीं पर भी किसी सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल बन जाती हैं, और क्रोमोसोम का नंबर जो इसमें रहेगा उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर से मियोसिस हुआ इसमें, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गया। क्या बन गया? माइक्रोस्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, मियोसिस के थ्रू बना। इस प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको हम लोग। थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। सबसे पहले वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। What is the epidermis? It is the outermost layer. It is the outermost layer, and it help in the protection and dehiscence of anther. Endothecium, it just below the epidermis. It help in the protection and dehiscence of anther. Middle layer is just below the endothecium surrounding the tapetum. It help in the protection and dehiscence of anther according to NCERT. हमने बोला टैपेटम क्या होता है? टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल. They are nutritive in nature. They provide nutrition to the developing pollen grain. They tapetum may have one or more nucleus. इसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, एंथर के टैपेटम में अगर 2 न्यूक्लियस हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये उसकी न्यूट्रिएंट्स एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं. इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है? इसका साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, बराबर. तो इसका अच्छा काम करता है पॉलन को सर्वाइव करने के लिए, डेवलप कराने के लिए. बोलते हैं यहाँ पे कि भाई इसके अंदर एक सेल्स का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यूज. इसमें जो सेल होता है जिसमें मियोसिस होता है, उस सेल का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम लोग मियोसाइट बोलते हैं. मियोसाइट मतलब होता है जिस सेल में मियोसिस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मियोसाइट. कहीं पे वर्ड आता है पीवाईक्यू में मिलेगा आपको. मियोसाइट का मतलब होता है जिस सेल में मियोसिस होना है. याद रखें, ये हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया आपको. मिडिल लेयर कितने लेयर की हो सकती है? 1 या 2 लेयर की होती है. किसी प्लांट में 1 लेयर की मिडिल लेयर, किसी प्लांट में 2 लेयर की मिडिल लेयर होती है. ये हमने बोला, ये जो डायग्राम दिया है इसको बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिहाइसेंस ऑफ एंथर. डिहाइसेंस ऑफ एंथर क्यों बोला गया इसको? जरा डायग्राम में ध्यान देंगे आप लोग. डिहाइसेंस ऑफ एंथर बोलने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंथर की वॉल है ना, ये ब्रेक हो गई है. यहाँ पे एंथर की वॉल है, ब्रेक हो गई है, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन बना है, सारे पॉलन ग्रेन बाहर जा रहे हैं. जब एंथर की वॉल ब्रेक होगी, पॉलन बाहर जाएगा, बराबर. तो उस वॉल जब ब्रेक होती है बोल दिया हमने डिहाइसेंस ऑफ एंथर. ये कब होती है उसको हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो समझेंगे कि वॉल कब ब्रेक होती है, पॉलन कौन सी कंडीशन में बाहर जाता है. ये देखिए डायग्राम जो बनाया गया यहाँ पे, इसी ये डायग्राम है पॉलन ग्रेन. क्या नाम इसका है? पॉलन ग्रेन का डायग्राम है ये. अब पॉलन ग्रेन को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्या होता है. ठीक है जी, ओके. पॉलन ग्रेन ये रहा. पॉलन ग्रेन का अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है. पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए जरा हम कंटिन्यू करने वाले हैं. यहाँ पे नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कैसे इसको हम लोग लिखते हैं जरा समझेंगे. यहाँ पे हम लोग माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर हो गया, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. याद रखेंगे कैसे होता है. यहाँ पे हम लिखे थे अभी जस्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्या नाम था? माइक्रोस्पोर
स्पोर मदर सेल। याद रखिएगा आप लोग, ये कैसे हो सकते हैं, इनका क्रोमोसोम 2n होता है, डिप्लॉयड होते हैं लोग। या फिर इसी को हम लिखते हैं कि पॉलिन मदर सैक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलिन मदर सैक। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिन मदर सैक सेल, सॉरी, पॉलिन मदर सेल बोला जाता है इसको। या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले या फिर पॉलिन मदर सेल बोले, बात एक ही होती है। ये लोग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लोग माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, टैपेटम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। याद रखें सब लोग, यहाँ पे डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन क्वेश्चन आएगा भाई? हम बोलेंगे मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस, या मियोटिक बोल सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। बराबर। यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बन जाएगा। माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? बोलते हैं हेप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड मतलब एन हो गया, हाफ हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डिफाइन कैसे किया जाए इसका। बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक क्लियर। अब माइक्रोस्पोर से पॉलन कब बनेगा? ध्यान सुने, देखें, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सपोज करिए न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, समझ में आ रहा है? डिप्लॉयड है ये सेल। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ? इसमें हुआ मियोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस। कितने सेल बने? 4 सेल बने। तो यहाँ पे चारों सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए, 4 सेल ऐसे, ये 4 सेल बन गए बेटा, सब आपस में अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 होना। माइक्रोस्पोर टेट्राड हेप्लॉइड होते हैं, सब के सब n नंबर का क्रोमोसोम रखते हैं, सब में साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, सब में। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब कभी एंथर मैच्योर हो जाता है, एट मैच्योरिटी, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, कौन? एंथर जब मैच्योर होता है तो उसमें क्या होता है? ये लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी बाहर निकल गया, डिहाइड्रेट हो गए, डिहाइड्रेट हो गए। बराबर। डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर है, ये लोग आपस में अलग हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर के जो चारों पार्ट है ना, वो सब सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर सब अलग हो गए, और इन्हीं माइक्रोस्पोर जो अलग हुए हैं, उन्हीं का नाम होता है पॉलन ग्रेन। हर एक को हम क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे। मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो बात क्या करेंगे, जब ये चारों एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। जब वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उसको हम एक एक पार्ट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। याद रखेंगे पॉलन ग्रेन। हम पॉलन ग्रेन अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर शेप मिलता है। बराबर, समझ आ रही बात सबको? पक्का क्लियर है? ओके जी। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको समझें जरा हम लोग। किसका स्ट्रक्चर समझने वाले हम लोग? पॉलन ग्रेन का। देखिए जरा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन जनरली जो होते हैं, जनरली स्फेरिकल होते हैं। ज्यादातर प्लांट में कैसे होते हैं लोग? जनरली स्फेरिकल इन शेप। और याद रखिए, इनका डायमेंशन पूछते हैं, डायमीटर कितना होता है। ये 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? किसी में 25 रहेंगे, किसी में 30 रहेंगे। याद रखिएगा, 25 से 50 तक जा सकते हैं लोग। पॉलन ग्रेन, याद रखिए, इसमें कितने लेयर का होता है हम बताते हैं। 2 लेयर्ड होते हैं। क्या बोलते हैं? 2 लेयर का पॉलन ग्रेन होता है।
टू लेयर्ड। जब मैं दो लेयर की बात करूं तो यहाँ पे दोनों लेयर का नाम आता है एक्साइन और इंटाइन। क्या नाम आता है? एक्साइन एंड इंटाइन। ये दो लेयर आ गए। कितने लेयर होंगे? टू लेयर का पॉलन ग्रेन होता है। अब मैं एक्साइन को लेके कंटिन्यू करूंगा। एक्साइन का मतलब क्या होता है, इंटाइन का मतलब क्या होता है? एक्साइन का मीनिंग यहाँ पे होता है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। आउटर लेयर होता है, याद रखेंगे। दे आर वेरी इन द शेप, इनका स्ट्रक्चर। दे मे बी स्मूथ और रफ। दे मे बी, वो स्मूथ भी हो सकते हैं या रफ भी हो सकते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर इनका होता है, याद रखिएगा। एक्साइन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर का केमिकल का नाम होता है दे मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किससे बनते हैं लोग? स्पोरोपोलेनिन। किससे बनते हैं? स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल होता है जो टैपेटम से निकलता है और पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है। स्पोरोपोलेनिन से बनते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। स्पोरोपोलेनिन का फीचर क्या होता है जरा हम समझते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग सब्सटेंस केमिकल होता है। इस स्पोरोपोलेनिन के ऊपर कितना भी टेम्परेचर आ जाए कुछ इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे कैन विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, या फिर इसके ऊपर कितना भी हाई स्ट्रांग एसिड डाल दीजिए कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हाई एल्कली डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब इसको खराब नहीं होने वाला है, या इसके ऊपर किसी भी एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे कैन नॉट डिग्रेड बाई एनी एंजाइम। हाई टेम्परेचर, देख हाई टेम्परेचर में भी ये क्या करेंगे? सरवाइव कर जाते हैं ये लोग। या तो हाई टेम्परेचर लिख दीजिए, दे सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। ये लोग सरवाइव करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में इनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, ये लोग सरवाइव करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एल्कली में बेस में भी कोई काम इनके ऊपर कुछ नहीं करता है। नो एनी एंजाइम ब्रेक द एक्ट ऑन दिस। इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन कोई भी काम नहीं करता है, बराबर। दे कैन withstand with high temperature, strong acid, strong alkali and no enzyme act on this। इसके ऊपर कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है। याद रखिएगा ये किसका? एक्साइन का काम हो गया। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे एक अंदर का लेयर बनाया जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, स्मूथ लेयर होती है इंटाइन। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाहर हमने बनाया एक्साइन। ये एक्साइन हो गया, इसको हमने अभी पढ़ा है। ये इंटाइन हो गया, अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग। और यहाँ पे कुछ गैप है, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? पॉलन ग्रेन का है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है इसका, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर आता है डायग्राम तो पॉलन ग्रेन का ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे याद रखिए स्पोरोपोलिन ऐसा सब्सटेंस है, अगर पॉलन ग्रेन सॉइल में नीचे चला गया, दब गया, काफी साल तक प्रेजेंट रहता है, खराब ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कि ये फॉसिल। नीट में क्वेश्चन आया है कि फॉसिल के फॉर्म में पॉलन प्रेजेंट रहता है, ऐसे ही उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। किसकी वजह से? बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, बराबर। ठीक है, दे कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, बराबर। समझ आ गया सबको? ओके। ये लोग फॉसिल के फॉर्म में भी सरवाइव कर जाते हैं। हमने बोला फॉसिल अगर मिलेगा तो ये लोग क्या करते हैं? सरवाइव रहते हैं पॉलन ग्रेन। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से। यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर। क्या बोलते हैं हम लोग? जर्म पोर।
जर्म पोर का मतलब क्या होता है? इट इज द अपर्चर। अपर्चर मतलब होल, पोर, अपर्चर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन। एक्साइन के ऊपर छोटा सा होल प्रेजेंट है जहां पे स्पोरोपॉलन का अमाउंट या तो कम रहता है तो अब्सेंट होता है। अपर्चर एंजाइम जहां पे स्पोरोपोलिन जो केमिकल है, स्पोरोपोलिन कैसा रहेगा, या तो थिन लेयर का होगा या वहां पे अब्सेंट होता है, तो वहां पे बोलते हैं उसको हम लोग जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या होता है? जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर जाता है जिसमें जिसमें मेल गैमीट ट्रेवल करता है। समझाऊंगा मैं आगे इसको। तो जर्म पोर समझ आ गया। हमारे पास में आता है अब अगला टॉपिक है इंटाइन। इंटाइन के लिए यहाँ पे बोला जाता है इट इज द इनर मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन याद रखें। इट इज मेडअप ऑफ, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। क्या नाम है उसका? केमिकल का नाम है सेलुलोज एंड पेक्टिन। इन दोनों केमिकल से क्या बनता है? इंटाइन बनता है। एक्साइन किससे बनेगा? स्पोरोपोलिन से बनेगा। इंटाइन किससे बनेगा? सेलुलोज और पेक्टिन से बनेगा। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन की बातें हम लोग कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी रहता है सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म भी रहता है, तो इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हमने पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे कैसे पॉलन ग्रेन होता है, बराबर, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ये मुझे लगता है समझ में आना चाहिए आप सबको। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन बन गया, अब मेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं लोग। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। समझे जरा इसमें। अभी हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा है। पॉलन ग्रेन कहाँ पे है? हम बोलते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। अभी एंथर के अंदर है, अभी बाहर निकला नहीं है। हमने अभी तक का डायग्राम आपको सिखा दिया है। अब जैसे ही उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब हमने आपको बोला था ये हमारा पॉलन चैम्बर है, ये हमने बोला था स्टार्टिंग में स्टेमेन है, राइट। यहाँ पे हमने बोला था कि भाई ये लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पे है कवरिंग, यहाँ पे हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन बना है। अभी जो हमने डिस्कस किया है पॉलन, ये यहाँ पे है, ये सब पॉलन ग्रेन है। अब इसके अंदर ही क्या होता है? डेवलपमेंट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको, जो हमने अभी डिस्कस किया। जब मैच्योर होता है तो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वैक्यूल। कि मैच्योरेशन हो गया उसका। अब इसके बाद का पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब होता है इसमें पॉलन ग्रेन में, इसमें पॉलन ग्रेन अंदर ही, अभी ना अंदर की बातें आप समझिएगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे जो बनाया गया, पॉलन ग्रेन अभी जो हमने सीखा है, थोड़ा इसको मैं बना के दिखाऊं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए हमने बोला था कि ये हमारा पॉलन ग्रेन का इंटाइन है, इसके बाहर हमारा एक्साइन है। इंटाइन और एक्साइन यहाँ पे दो लेयर होते हैं पॉलन ग्रेन में। अंदर इसका न्यूक्लियस होता है और अंदर इसका साइटोप्लाज्म। हमने इतना ही पढ़ा है इसको, उसको पॉलन ग्रेन बोला हमने। क्या बोला हमने? पॉलन ग्रेन बोला है। ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाना। यहाँ पे हमारे पास में अंदर कौन है? इंटाइन। बाहर कौन है? एक्साइन। जैसे है वैसे ही रखेंगे हम लोग, इसमें कोई चेंज करने वाले नहीं है, पूरा इसी रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर गया है। एक बड़ा सेल बन गया ये वाला, एक छोटा सेल बन गया नीचे देखिएगा। तो बड़े वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और नीचे वाले सेल को बोलते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल ग्रोथ में काम करता है, जनरेटिव सेल रिप्रोडक्शन में काम करता है। इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। इसको ग्रोथ बोलते हैं वेजिटेटिव को। तो वेजिटेटिव सेल में अभी हम फीचर बताएंगे आपको क्या होता है। लार्ज होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है कि भरा रहता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जनरेटिव सेल माइटोसिस होता है। माइटोसिस किस में होगा? जनरेटिव में। याद रखिएगा, वेजिटेटिव में माइटोसिस नहीं होने वाला, अब केवल होगा जनरेटिव माइटोसिस। तो याद रखें सब लोग। अच्छा, यहाँ पे दो सेल बन गया ना इसके ऊपर, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं? टू सेल्ड स्टेज। दो सेल के स्टेज। कौन सी दो सेल? एक हो गई हमारे पास में वेजिटेटिव, दूसरे जनरेटिव। ये हम अंदर देखते हैं, ये दोनों यहाँ पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? एंथर में या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में। दो सेल की जब बन जाती है तो इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट शेड देयर पॉलन एट टू सेल स्टेज। अपने पॉलन को दो सेल की स्टेज पे बाहर कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव जनरेटिव। तो यहाँ से ब्रस्ट हो जाता है पॉलन, डिहाइसेंस हो जाता है, एंथर नॉट पॉलन, और सारे पॉलन ग्रेन बाहर चले जाते हैं। समझ आ गया? पॉलिनेशन के लिए फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिर जाते हैं लोग। इतना इसका पॉइंट है। लेकिन कुछ प्लांट में दो सेल बनने के बाद बाहर नहीं जाता है, तीन सेल बनने के बाद बाहर जाता है। उसी का देखिए कैसे होता है। यहाँ पे फिर से जर्म सेल्स में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद जर्म सेल यहाँ पे दो सेल और बना देते हैं, जिसको बोलते हैं मेल गैमीट। क्या बोलते हैं हम लोग? मेल गैमीट बोलते हैं। और ऊपर का जो पॉलन वेजिटेटिव का न्यूक्लियस वो इसे ही रहता है। यहाँ पे एक्साइन ऐसे ही रहेगा, इंटाइन ऐसे ही रहेगा। हम लोगों ने इसको बोले मेल गैमीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेल गैमीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेल गैमीट बन गया। और ये कौन सा है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये हो गया। तो मेल गैमीट बनाने के लिए कितने डिवीजन करने पड़े प्लांट को? एक तो मियोसिस करना पड़ा था और दो माइटोसिस करना पड़ा है। याद रखिएगा, एक माइटोसिस यहाँ पे, एक मियोसिस। समझ रख रहे हैं? इसके बाद ये चला गया कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट्स लेगा, सब वाटर लेगा, शुगर लेगा, और उसके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है स्टिग्मा के ऊपर। कौन? इंटाइन। इंटाइन बाहर निकलेगा, जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलेगा, और स्टिग्मा को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा स्टाइल में। स्टाइल से फिर नीचे चला जाएगा कहाँ तक? ओवरी तक चला जाता है। तो अगला यहाँ पे डायग्राम है। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया और ऊपर एक्साइन हो गया, जर्म पोर। जरूरी नहीं कि सारे प्लांट में तीन जर्म पोर होते हैं, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं जर्म पोर। सब प्लांट में अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो मेल गैमीट है दोनों शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर? दोनों शिफ्ट हो गए पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, दोनों शिफ्ट कर गए कहाँ पे? पॉलन ट्यूब के अंदर। और उसका मेल गैमीट जो न्यूक्लियस है वहां पे, न्यूक्लियस इधर आ गया। कहाँ पे आ गया न्यूक्लियस? पॉलन ट्यूब के अंदर। इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बन गया है? पॉलन ट्यूब। ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाएगा इसको। क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। ये हो गए मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट आ गए? दो मेल गैमीट आ गए भाई। इस टोटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट।
बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम आ गया है। और ये पॉलन ट्यूब जाता है फीमेल के ओवरी तक, फिर ओव्यूल में, फिर जाके फर्टिलाइजेशन करता है, मेल फीमेल फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ये यहाँ पे दो मेल गैमेट, एक इसको बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? थ्री सेल्ड, सॉरी, हमने बोला था कि 60% प्लांट में, ज्यादातर प्लांट में, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन सेड होता है कितने स्टेज पे होता है? टू सेल पे। टू सेल मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव। लेकिन बाकी तो 40% के आसपास जो प्लांट बचे उसमें कैसे जाएगा? तो 3 सेल बनने के बाद पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है। यहाँ देखिए 2 सेल के बाद यहाँ से निकला था 60% प्लांट में, लेकिन 3 सेल बनने के बाद निकलता है कुछ प्लांट में। बोलते हैं यहाँ पे 3 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव होता है, दूसरा मेल गैमेट हो जाता है। अब वेजिटेटिव और जनरेटिव का डिफरेंस जरा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, या फिर बोलते हैं कि इस लिखिंग कैसे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट लिखने के लिए आएगा बोर्ड में, कैसे करेंगे हम लोग। बोलते हैं यहाँ पे कि pollen grain divide mitotically to produce two cell, vegetative cell and generative cell। अब वेजिटेटिव और जनरेटिव एक्सप्लेन करेंगे। वेजिटेटिव में 3 पॉइंट देता हूं मैं आपको। इट इज द लार्ज सेल। ये सेल कैसा होता है? बड़ा होता है। ये सेल कैसा होता है? बड़ा होता है भाई, ठीक है। देखिए ये लार्ज हो गया सेल, और न्यूक्लियस इसका जो होता है ये न्यूट्रेटिव होता है, न्यूट्रेटिव। और ये लोग इरेगुलर न्यूक्लियस रखते हैं। कैसे रखते हैं? इरेगुलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल क्या होते हैं? ये लोग स्मॉलर साइज में होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं लोग, और ये लोग डिवाइड होते हैं माइटोटिकली। इनमें माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे डिवाइड होने के बाद, अच्छा, इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, 2 सेल पॉलन ग्रेन सेड एट बराबर, या फिर बोलते रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए जाएगा। बट इन लेस देन 60% प्लांट, जो बोला कि मोर देन में तो चला गया, 3 सेल स्टेज बन जाता है। कहाँ पे है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। यहाँ पे 3 सेल का नाम कौन सा होगा? एक सेल वेजिटेटिव होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, टोटल 3 हो गए। इसके बाद ये लोग पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद। स्टिग्मा पॉलन ट्यूब बन गया, 2 मेल गैमेट कहाँ शिफ्ट हो गए? पॉलन ट्यूब में, और एक जो न्यूक्लियस बचा था वो आ गया पॉलन ट्यूब में, उसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ बोलते हैं, देखिए पूरा का पूरा आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे पास में कुछ डायग्राम है, यहाँ लिखा है बी पॉलन, यहाँ पे टैबलेट्स हैं, सिरप हैं। तो पॉलन ग्रेन के फंक्शंस भी यहाँ पे कुछ यूजफुल काम भी करता है। पॉलन ग्रेन क्या काम करता है? इसके कुछ यूजफुल काम है, कुछ हार्मफुल भी हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके? तो बोलते हैं पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप बनाने में काम आता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर क्या करते हैं? पॉलन सिरप, पॉलन टैबलेट बनाते हैं। जो एथलीट होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको क्या करते हैं? पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप दे देते हैं। या रेस हॉर्सेस, जो घोड़ों को दिया जाता है एनर्जी के लिए। क्यों इसमें ऐसा होता है? तो बोलते हैं भाई पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है भाई इसमें? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो होते हैं काफी सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, किसमें? पॉलन ग्रेन के अंदर, याद रखिएगा सब। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? ये हार्मफुल क्यों होता है मैं बताता हूं आपको।
देखिए इसमें कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसे याद रखिए आप लोग, पार्थेनियम करके प्लांट एक आता है। कौन सा प्लांट है? पार्थेनियम, या इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास। ये इंडिया का प्लांट नहीं है, ये बाहर से आया है, किसी दूसरे कंट्री से आया है। किसी दूसरे कंट्री से हम लोग व्हीट का एक्सपोर्ट कर रहे थे, गेहूं मंगा रहे थे, तो उसके साथ में इसका सीड भी आ गया और हमारी कंट्री में खूब ज्यादा ग्रो कर गया। और इसके जब फ्लावर बने, इस फ्लावर से जो पॉलन निकला, उस पॉलन से हमको एलर्जी स्टार्ट हो गई। उसको बोलते हैं पौधे कॉज पॉलन एलर्जी। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम करता है। कैसे आ गया भाई ये हम मिक्स करके आगे कौन सा? व्हीट के साथ में आ गया। किसके साथ आया था भाई ये? व्हीट के साथ में, बराबर इंपोर्टेड व्हीट के साथ में आया था। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये इसका नाम इंपोर्टेड व्हीट नहीं होता है, ये इंपोर्टेड व्हीट के साथ में आया था, विथ इंपोर्टेड व्हीट, बराबर। ये लोग क्या कॉज करते हैं? दे कॉज पॉलन एलर्जी, दे कॉज पॉलन एलर्जी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, दे कॉज, ये लोग पॉलन एलर्जी कॉज कर दिए, या फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। हमारे अस्थमा को अपने ब्रोंकाई के अंदर जाके बैठ जाएगा, हवा O2 CO2 को एक्सेल नहीं करने देता है, तो उसको बोलते हैं अस्थमा। क्या करते हैं भाई ये लोग? अस्थमा कॉज करते हैं और ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉज कर दिए, बराबर। तो हार्मफुल इफेक्ट हो गया पॉलन का। यूजफुल, इसका यूज क्या होता है वो बता दिया पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में है। पॉलन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्टोर करते हैं। वहां पे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है -196 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कितना टेम्परेचर है? 196 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा आप लोग। हम लोग पॉलन को स्टोर करके क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होता है। अगर हमको किसी प्लांट का पॉलन चाहिए हमारे पास में, हम लोग इसकी वजह से पॉलन बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जहां पे स्टोर करके रखते हैं उसको पॉलन बैंक। अब जिस प्लांट का पॉलन हमको चाहिए होता है, उस प्लांट का पॉलन हम पॉलन बैंक से लेते हैं, और नई वैरायटी कुछ डेवलप करना है, कुछ अच्छी वैरायटी डेवलप करना, हम लोग यहाँ से इसका यूज कर लेते हैं। उसको बोलते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नया प्लांट बनाने के लिए क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम लोग पॉलन को स्टोर करके यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास में मेल पार्ट था, मेल में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अगला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, हम इसके बाद हम लोग उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के करने वाले हैं पूरा, बराबर। तो सारे क्वेश्चंस में डिस्कस होगा, बहुत अच्छे से डिस्कस होने वाला है। आज का लेक्चर अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछिएगा। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सबको लेक्चर में बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।